तो अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एकदम अच्छे से जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना ही तो न्यूक्लियस होता है, ना ही तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ना ही तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने एकदम पहले लेक्चर में बताया था कि एनिमल जिंदा मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स जिंदा क्यों रहते हैं। तो जिंदा इसलिए रहते हैं क्योंकि वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी बनाई जाती है जिसे वो यूटिलाइज करते हैं। अगर इनके पास एनर्जी बनाने वाला पावर हाउस ही नहीं है, सबसे मेन मशीनरी और फैक्ट्री ही नहीं है, तो कैसे ये अपनी एटीपी बनाते हैं, इसे हम अच्छे से जानने वाले हैं अभी। लेकिन उसके पहले आप अगर एनसीईआरटी का 8.2 डायग्राम देखते हैं तो उसमें टिपिकल यूकैरियोट की साइज 10.20 माइक्रोमीटर है और एक बैक्टीरिया की साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर है। इसे अच्छे से याद कर लेना। लेकिन उसमें जो एक आप देखेंगे कि पीपीएलओ है, उसकी साइज 0 पॉइंट समथिंग माइक्रोमीटर है, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर यानी कि माइकोप्लाज्मा से भी छोटा आ रहा है। तो ये अब सब आप बोलेंगे कि नहीं, पीपीएलओ सबसे छोटा है। नहीं, अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिर भी आपको आंसर स्मॉलेस्ट में माइकोप्लाज्मा ही लगाना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइज। अब वो पता नहीं साइज का कौन सा डायमेंशन नाप रहा है, राइट, रेडियस, डायमीटर, क्या कुछ भी है। तो अगर आपको आंसर में आपको अगर एमसीक्यू आता है जिसमें पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा दोनों है, तो आपको माइकोप्लाज्मा ही लगाना है। अगर नीट में कहीं भी क्वेश्चन आ गया, वैसे तो पूछेगा नहीं, इतना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। तो अभी हम प्रोकैरियोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही किंगडम था, मोनेरा। और मोनेरा को हमने अच्छे से जानते हैं, एनसीईआरटी की बहुत फेमस लाइन है, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। यानी कि सबसे पहले तो बैक्टीरिया ही लिखेंगे, उसके बाद पीपीएलओ। पीपीएलओ वही प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे थर्ड वाला माइकोप्लाज्मा। और भी आते हैं साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, लेकिन उसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अभी इतना जान लीजिए। और यहाँ पर इसकी अगर शेप्स की बात करते हैं तो सेल की बहुत सारी शेप्स भी होती हैं। इसके सेल की 4 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले आता है बेसिलस, यानी कि रॉड शेप। कोकस, स्फेरिकल। विब्रियो, कॉमा शेप। नंबर 4 स्पाइरलम, स्पाइरल शेप। ये ऐसे होगा, इसका शेप कुछ ऐसे दिखेगा, रॉड शेप। स्फेरिकल ऐसे, गोल 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 गोल। कॉमा शेप, कॉमा लाइक। और स्पाइरल ऐसे, मतलब ऐसे पूरे स्पाइरल ऐसे। तो 4 बेसिक शेप होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, जिसमें बैक्टीरिया आता है। तो ये सारे 4 शेप्स हो गए, पहले इसे आप अच्छे से रट लीजिए। ये आता है इसके ऊपर क्वेश्चन की, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि बेसिलस, रॉड शेप, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा, स्पाइरलम, स्पाइरल शेप। तो हमने जान लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं और शेप्स क्या होते हैं। अब हम उसके अंदर थोड़ा और डीप में चलते हैं। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था, उस क्वेश्चन की मिस्ट्री को जानने के लिए तो पहले एक यूकैरियोटिक नॉर्मल सेल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे बोर्ड पे।
तो यहाँ पे हमने एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल बना लिया है. दिस इज अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल. टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल. Let's discuss the each and every part of this one by one. तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और इसकी सेकेंड लेयर ही सेल वॉल है. अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, एक एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे. पहले हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसे हो और वो उसके सारी चीज़ें फंक्शन कैसे होती है. पहले वर्बली सुन लो. और ये जो कैन यू गेस दिस लेयर, सेल वॉल के अंदर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन. और ये तीनों मिलकर ही एक प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवलप बनाते हैं. तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी लेयर है जो कि सेल एनवलप बनाती है. तो पहली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है, सेकेंड लेयर सेल वॉल है, और थर्ड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है. और जो कि मेरा एक क्वेश्चन था कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगी. तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये ऐसे ही नेक्ड पड़ा होता है, ऐसे ही नेक्ड होता है साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही नेक्ड होता है जो कि स्टोर करता है. यहाँ पर इसे हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं. न्यूक्लियोइड के अलावा और भी बोल सकते हैं जीनोफोर. तो सिंपली ना हमने वहाँ पे न्यूक्लियस देखा था. जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है. ठीक है. तो प्रो का मतलब ही होता है कि प्रिमिटिव यानी पुराना, यानी कि ओल्ड, बिफोर जो कहने कह लो. और यूकैरियोटिक का मतलब प्रोकैरियोटिक से तो एडवांस है. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इवोल्यूशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक पहले आया होगा और यूकैरियोटिक बाद में आया होगा, लाइक मिलेनियल एंड जेनजी. तो मिलेनियल से ज़्यादा एडवांस है जेनजी. ठीक है. तो हमारा जो न्यूक्लियस यानी कि मतलब बाय द वे आई एम आल्सो जेनजी. तो यहाँ पे यूकैरियोटिक जो है ज़्यादा, यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस ज़्यादा एडवांस होगा. उसकी जो डीएनए मटेरियल है वो अच्छे से पैक्ड होंगे. एक एक चीज़ को और अच्छे से डिस्कस करेंगे इन डिटेल. और यहाँ पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एक उलझा पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, विदाउट एनी प्रोटीन. तो ठीक है. तो यहाँ पर जो इसका डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बट इट्स सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. लेकिन यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है. यूकैरियोटिक के डीएनए की बात करूँ तो लीनियर एंड ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड. यहाँ पर एक और चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ पर जो इसकी ये वाली चीज़, सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरा कि अगर इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर ये एटीपी कैसे बनाते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होती है. रेस्पिरेशन मतलब ऑर्गेनिक, एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करके एटीपी उससे यूटिलाइज करना. तो ये वो चीज़ है. वैसे तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है. सॉरी फॉर इंटरप्शन. Modification of plasma membrane, which is also called as a mesosome. इसके फंक्शन को और अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे. और दिस इज अ राइबोसोम, the only organelle present in prokaryotic cell. This is a membraneless ribosome, the only organelle present in a prokaryotic cell. This is a membraneless. और जो यूकैरियोटिक सेल है वो ज़्यादा एडवांस, उनका राइबोसोम भी ज़्यादा एडवांस होगा क्योंकि वो सेल ही ज़्यादा एडवांस है. तो वो 80S होता है. S क्या होता है? S इज अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे 70S होता है जो कि 50 एंड 30 से बना होता है. 50-30 तो 80 होता है, तो 70 कैसे हो गया, इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे राइबोसोम जब पढ़ाएंगे. ठीक है. एंड दिस इज अ inclusion bodies.
इंक्लूजन बॉडीज इज नथिंग बट ये भी ऐसे ही मेम्ब्रेनलेस है। पहली बात तो सारी चीज़ें मेम्ब्रेनलेस है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के पास एक भी ऐसा ऑर्गेनली, एक भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके पास मेम्ब्रेन हो। तो यहाँ पर इसके पास भी मेम्ब्रेनलेस है। पहली बात तो ये मेम्ब्रेनलेस है। एंड जो इसका जो फूड रिजर्व मटेरियल है वो इसमें स्टोर होगा, ठीक है। वैसे तो सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन जो कुछ मतलब जो सारे बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लाइक जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके पास दो स्ट्रक्चर और होते हैं। ये एक गैस वैक्यूल, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये ऐसे ऐसे ये भी पड़ा रहता है नंबर, ये सारी चीज़ें जो गैस वैक्यूल होती है, ठीक है, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या करता है ना, अगर जिस चीज़ को फोटोसिंथेसिस करनी है, फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना है, तो सनलाइट में आने के लिए पहले तो सन से मतलब लाइट लेने के लिए पहले सन के सामने तो आना पड़ेगा, तो सन के सामने आने के लिए सरफेस पे आना पड़ेगा। तो गैस वैक्यूल मतलब ना ही तो इसमें फूड है, ना ही तो इसमें वाटर है, इसमें खाली एक हवा है, एयर है, बबल लाइक गैस। तो इसकी वजह से ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से सारे बैक्टीरिया के सरफेस ऊपर आ जाते हैं, बैक्टीरिया सारे ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस लेते हैं और अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए और जो एक और चीज़ चाहिए हमारे अंदर, मतलब प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसके पास क्या होगा, क्रोमेटोफोर। तो ये क्रोमेटोफोर है, ठीक है, ये क्रोमेटोफोर है। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, और कलर जहाँ पे आ गया यानी पिगमेंट्स आ गए, पिगमेंट्स जहाँ पर आ गए यानी कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब मैं एक बात करती हूँ कि यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये मूव कर सके। तो सबसे पहला वो चीज़ है, यानी कि यहाँ पे आप बना लो फ्लैजिला, ऐसे, यानी कि फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला। और इसके अलावा इसकी जो सरफेस होती है सेल वॉल से निकलती है एक और ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रे। मतलब इनके चिपकने के लिए, एडेशन के लिए हेल्प करते हैं फिम्ब्रे। और एक और स्ट्रक्चर होती है जो मोबिलिटी में तो नहीं प्रोवाइड कर सकती लेकिन कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन इज अ sort of sexual reproduction in bacteria. This is not a sexual reproduction. बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ये खाली बस अपने जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करते हैं बाय द मेथड ऑफ कॉन्जुगेशन विद द हेल्प ऑफ पिलाए एक प्रोटीन से बना होता है, पाइलिन। एनसीईआरटी में पिलाए तो दिया है लेकिन इसकी प्रोटीन नहीं दिया होता है। तो जो पिलाए है वो पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये सारी चीज़ों को और हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस।